Hello everyone, this is CS Vikram Sohi and welcome to Affordable Classes. CSET में लीगल एप्टीट्यूड में हमारा चैप्टर चल रहा था लॉ ऑफ टॉर्ट। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर हम लाइबिलिटीज की बात कर रहे थे। हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पढ़ी, हमने विकारियस लाइबिलिटी पढ़ी। आज हम बात करेंगे विकारियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। विकारियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट क्या होता है? विकारियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट बात करते हैं। दो तरह से इसको हम देखेंगे। पहला देखेंगे पोजीशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी पोजीशन क्या है? विकारियसली लाइबिलिटी की इंग्लैंड के अंदर क्या पोजीशन है? और दूसरा फिर हम बात करेंगे पोजीशन इन इंडिया। पोजीशन इन इंडिया। अब पहले बात करते हैं पोजीशन इन इंग्लैंड। एट अ कॉमन लॉ द क्राउन कुड नॉट बी sue in the tort either for the wrong actually authorized by it or committed by its servant in course of their employment. With the passing of the Crown Proceeding Act 1947, the Crown is liable for the tort committed by its servant just like a private individual. Thus, in England, the Crown is now vicariously liable for the tort of its servant. क्या था पहले इंग्लैंड के अंदर? क्या हुआ करता था? जो क्राउन राजा हुआ करता था, क्राउन जो वहां का राजा हुआ करता था, एक्चुअली वो लाइबल नहीं था। उसके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते थे। कुड नॉट बी शू इन टोर्ट। कुड नॉट बी शू इन कोर्ट। राजा को किसी तरह से भी आप राजा के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते थे। किस चीज में? टोर्ट की लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। राजा ने अगर कि अपने किसी नौकर को ऑथोराइज किया कोई काम करने के लिए और उसने कोई गलत काम किया, उसके लिए राजा लाइबल नहीं होगा। ये पहले हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ बाद में? एक क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पास हुआ। बाद में क्या हुआ? क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पास हुआ, जिसमें यह बोला गया अगर राजा के किसी नौकर ने कोई टोट किया है, कोई गलत काम किया है, कोई सिविल रॉन्ग किया है, तो उस काम के लिए जो राजा है वो विकारियसली क्या होगा? लाइबल होगा। अब वो क्या होगा? विकारियसली लाइबल होगा। अब हमारे पास पोजीशन आती है इंडिया में। इंडिया में क्या कहते हैं? अनलाइक द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 ऑफ इंडिया, we have no statutory provision with respect to the liability of the state in India. इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जिसमें क्या है कि भाई हम क्या कर सकें, स्टेट इन इंडिया जो गवर्नमेंट है उसको लाइबिलिटी दे सके। व्हेन अ केस गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन tort come before the court, the question is whether the particular government activity which give rise to the tort was the sovereign function or non-sovereign function. If the if it is a sovereign function, it could claim immunity from the tortious liability, otherwise not. Generally, the activity of commercial nature or those which can be carried out by private individual as a term are non-sovereign function. ये कहना चाह रहा है दो तरह से हो गया पर चल सकता है। वैसे तो इंडिया में जैसे इंग्लैंड के अंदर क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट है, इंडिया में ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है। पहले तो ये बात करते हैं। दूसरा, अगर गवर्नमेंट की कोई टोर्ट में लाइबिलिटी बनती है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टोर्ट कम बिफोर द कोर्ट, द क्वेश्चन इज वेदर द पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक्टिविटी वाज गिव राइज टू द टोर्ट
वाज द सुवरीन फंक्शन और नॉन सुवरीन फंक्शन। तो कोर्ट क्या चेक करते हैं, जो भी टोर्ट की लायबिलिटी है वो कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है। इंडिया के अंदर कौन डिसाइड करता है, कोर्ट। अब कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि जो ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी है इसकी वजह से जो टोर्ट हुआ है तो वो किस रीजन की वजह से हुआ है, वो कोई सुवरीन फंक्शन था या नॉन सुवरीन फंक्शन था। अगर सुवरीन फंक्शन था तो गवर्नमेंट क्या है, इम्यूनिटी क्लेम कर सकती है टॉर्टियस लायबिलिटी से। गवर्नमेंट को इम्यूनिटी मिल सकती है अगर गवर्नमेंट ने कोई काम किया और वो सुवरीन फंक्शन था गवर्नमेंट का, है ना, सुवरीन फंक्शन, संप्रभुता का फंक्शन, देश की सुवरेनिटी से रिलेटेड था, तो वहां पे उसको क्या मिल सकती है, इम्यूनिटी मिल सकती है। अदरवाइज generally the activity of commercial nature, those which can be carried out by the private individual, are termed as non-sovereign function. The whole idea of vicarious liability of the state for the tort committed by the servant is based on the three principle कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई जो है कोई काम करता है, कोई गलत काम कर दिया तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट लायबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए विकारियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट का प्रिंसिपल लाया गया। और तीन प्रिंसिपल इसके ऊपर थे। पहला जो ये हमारे पास प्रिंसिपल है कौन सा, विकारियस लायबिलिटी, विकारियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। जो ये विकारियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट है ये तीन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके लिए तीन प्रिंसिपल है। तीन प्रिंसिपल कौन से हैं, पहला रिस्पोंडेंट सुपीरियर, क्या है, रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल टू बी लायबल। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द, रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। भाई इस प्रिंसिपल के बेस पे ये कहता है कोई भी, किसी का भी सर्वेंट अगर कोई गलत काम करता है उस काम के लिए उसका प्रिंसिपल जो है लायबल रहेगा। दूसरा क्वी फेसिट पर अलियम फेसिट पर से, इसका मतलब है he who act through another does it himself, he who act through another। अगर कोई काम दूसरों के थ्रू करवा रहा है इसका मतलब ये है कि वो उस काम को खुद से कर रहा है, डज इट हिमसेल्फ। ये कहना चाह रहा है कि फिर पहले तो प्रिंसिपल जो है, अगर मान लो कोई नौकर है तो नौकर के काम के लिए जो उसका मालिक है वो लायबल होगा। दूसरा कोई काम अगर कोई पर्सन अपने नौकर से करवा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुद वो काम करवा रहा है। और तीसरा क्या है, socialization of compensation, socialization of compensation। The position of state liability has stated in article 300। जो ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है इसको आर्टिकल 300 के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया है। क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 300 of the constitution provide first that the government of India may issue or be issued by its own name of Union of India, and government of state may be issued and be issued in the name of state। Secondly, that the government of India and government of state may issue and be issued in relation to their respective affair in like case of dominion of India and the corresponding province or the corresponding Indian state might have shoe and be shoe. If this corresponding province or corresponding Indian state might have shoe and be shoe if this constitution has not been enacted. And thirdly, the second mentioned rule shall be subject to any provision which may be made by act or parliament or legislature of the state enacted by the virtue of power conferred by the constitution।
ये कहना चाह रहा है जो स्टेट की लाइबिलिटी है वो किस में बताई गई है, आर्टिकल 300 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 300 का जो क्लोज 1 है वो ये कहता है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नाम से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट उसके नाम से इन द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस फाइल हो सकता है। अगर मैं स्टेट की बात करूँ स्टेट, तो स्टेट के नाम से भी क्या हो सकता है, केस फाइल होकर यहाँ पर चल सकता है, या स्टेट किसी के अगेंस्ट अपने नाम से केस फाइल कर सकता है। सेकेंडली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मे शू और बी शू in relation to the respective affair in the like cases as dominion of India। अब जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ ये स्टेट है, ये वो शू कर सकती हैं और या इनके खिलाफ शू किया जा सकता है, केस कर सकती हैं या इनके खिलाफ केस किया जा सकता है इन रिलेशन टू द रिस्पेक्टिव अफेयर। अगर वो डोमिनियन ऑफ इंडिया, भारत की गणतंत्रता से रिलेटेड कोई केस है, या फिर वो कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन किसी प्रांत किसी राज्य से रिलेटेड या किसी इंडियन स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कोई केस फाइल कर सकती है अपने नाम से, या उनके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल होकर यहाँ पर चल सकता है। थर्डली दैट द सेकंड मेंशन रूल शैल बी सब्जेक्ट टू द एनी प्रोविजन, या फिर ये हो सकता है कि भाई जो इनकी लाइबिलिटी है, जो स्टेट की लाइबिलिटी है, वो किसी प्रोविजन ऑफ लॉ से भी डिसाइड की जा सकती है, जिसको पावर कहाँ से मिली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली गई है। तो ये सारी की सारी चीजें विकारियस लाइबिलिटी में ये कहना चाह रहा है स्टेट की कि भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट लाइबल होगी अपने काम के लिए, गवर्नमेंट जो है लाइबल होगी अपने काम के लिए, चाहे वो किसी सर्वेंट के थ्रू करवा रही है, चाहे वो खुद कर रही है, वो लाइबल होकर यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पे इसकी बात करके यहाँ पर चलता है। अब बात करते हैं, अब जैसे हमने ऊपर बात की कि जैसे अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, इंग्लैंड के लिए तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 बना हुआ है ना, कि भाई उनके तो जो प्रोसीडिंग है क्राउन की वो उसके थ्रू ओके यहाँ पर चलती है। लेकिन इंडिया में आप जो स्टेट के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो कहाँ से आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आती है। कहाँ से आती है, आर्टिकल के 300 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आती है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन से आती है और वो सारा इसमें बताया गया है कि किस तरह से रहेगा ये सारा, ठीक है ना। अब आता है टोट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। अगर किसी पर्सन की पर्सनल सेफ्टी या फ्रीडम को भी अगर के साथ कोई टोट हुआ है, गलत हुआ है, तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी, किस तरह के एक्शन रहेंगे। अगर किसी पर्सन की पर्सनल सेफ्टी के साथ, किसी पर्सन की फ्रीडम के साथ कोई रॉन्ग हुआ है या गलत हुआ है, कोई टोट हुआ है, तो किस तरह की डैमेजेस हैं आपको मिल सकती हैं। एक्शन फॉर डैमेजेस लाई इन द फॉलोइंग काइंड ऑफ रॉन्ग विच आर स्टाइल एज इंजरी टू द पर्सन ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले हमारे पास आता है बैटरी। क्या होता है बैटरी, सबसे पहले हमारे पास आता है बैटरी। Any direct application of force to person of another individual without his consent or lawful justification is a wrong of battery। कि भाई किसी पर्सन को एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर किसी पर्सन को एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू पर्सन ऑफ अनदर पर्सन, एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन को बिना उसकी कंसेंट के फोर्सफुली क्या करना, जबरदस्ती उससे कुछ करवाना, ये क्या है, इस जस्टिफिकेशन है किसकी, रॉन्ग ऑफ बैटरी की। टू कॉन्स्टिट्यूट अ टोट ऑफ बैटरी देयरफॉर टू थिंग आर नेसेसरी। यहाँ पर अगर किसी भी चीज को हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बैटरी है, बैटरी का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली किसी से कुछ करवा रहे हो बिना किसी उसकी कंसेंट के, बिना उसके लॉफुल जस्टिफिकेशन के, कोई गोल गलत आप कर रहे हो, तो दो तरह से यहाँ पे चीजें होती है। यूज ऑफ फोर्स, आप अपनी पावर का यूज करके बिना उसकी कंसेंट के आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती उससे चीजें करवा रहे हो। विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के फोर्सफुली आप कोई चीज करवा रहे हो, कोई गलत काम करवा रहे हो, तो वो क्या है, बैटरी हो गया पर चलती है।
दूसरा क्या है? असोल्ट। असोल्ट, assault in any act of defendant. Assault क्या होता है? It is a any act of defendant which directly cause the plaintiff immediately to apprehend a content with his person. Thus, when the defendant by his act create apprehension in the mind of plaintiff that he is going to commit battery against him, the tort of assault is committed. Assault का मतलब होता है कि भाई जब आप किसी के दिमाग पे, किसी को डराते हो, किसी के दिमाग पे ये करते हो कि हम आपके अगेंस्ट बैटरी क्या कर रहे हैं? कमिट कर रहे हैं। आपसे हम फोर्सफुली कोई भी काम बिना किसी जस्टिफिकेशन के गलत काम करवा सकते हैं, तो आपके साथ कोई गलत कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं असोल्ट। द लॉ ऑफ असोल्ट इज सब्सटेंशियली द सेम एज ऑफ बैटरी एक्सेप्ट द एप्रीसेंशन ऑफ कंसेप्ट, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ हैज टू बी established. Usually when there is a battery there will also a assault, but not for instance when person is hit from the behind. किसी पर्सन को पीछे से मारा गया तो वहां पर असोल्ट नहीं होता। टू पॉइंट अ लोडेड अ गन एट अ प्लेंटिव और टू शेक फर्स्ट अंडर his nose or to crush him in the threatening manner or to aim a blow at him which is intercepted or to surrounding a display ऑफ कोर्स इज असोल्ट हिम। मतलब किसी को डराना धमकाना, किसी के कान पे बंदूक रख देना, किसी को पीछे से मार देना, किसी को, ये सारी चीजें, किसी को डराना धमकाना, किसी को डराना धमकाना क्या होता है? उसको असॉल्ट करना। एक होता है बैटरी। बैटरी का मतलब होता है कि किसी को फोर्सफुली बिना उसकी कंसेंट के क्या करना? बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के पकड़ना, फोर्स करना, उसको धकेलना, है ना? Even even though the force usually trivial and does not cause any harm, the wrong is committed. Thus, even to touch a person in anger or without any lawful justification is a battery. आप किसी को फोर्सफुली, जबरदस्ती आप किसी को पकड़ रहे हो, पकड़ लिया आपने किसी पर्सन को, तो वो क्या है? बैटरी है। असोल्ट का मतलब आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो। बॉडी बॉडी हार्मली क्या होता है? आप किसी को फिजिकली हार्म कर रहे हो। आप किसी को फिजिकली हार्म कर रहे हो तो वो भी क्या है? एक तरह से टोट है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट False imprisonment consists in the imposition of total restraint of some period, however short upon the liberty of another without sufficient legal justification. बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के आपने किसी पर्सन को पकड़ के जेल में डाल दिया। It means unauthorized restraint on person his body. What happened in false imprisonment is that person is confined with certain limits so that he cannot move about and so his personal liberty is infringed. आपने किसी पर्सन को बिना किसी लीगल कारण के जेल में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, तो वो क्या है? एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, जिसको एक टोट कहा जाता है। ये भी एक रोंग है। मेलेशियस प्रोसिक्यूशन। मेलेशियस प्रोसिक्यूशन malicious prosecution क्या होता है? Malicious prosecution consists in instigating judicial proceeding against another maliciously or without reasonable and probable cause, which terminate in favor of that other and which result in damage to his reputation, personal freedom and property. बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बिना किसी कारण के किसी पर्सन को जबरदस्ती किसी केस में धकेल दिया गया। कोई केस चल रहा था और किसी पर्सन का नाम उस केस में बिना उसको क्या कर दिया गया? डाल दिया गया, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन, उसकी पर्सनल फ्रीडम क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। तो ये अगर इस तरह से मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है तो ये भी क्या है? टोट है। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। देयर मस्ट have been want of reasonable and probable cause of that prosecution. Defendant must act maliciously. Plaintiff must act suffer damage as a result of prosecution. The prosecution must have terminated in favor of penalty. तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई केस चल रहा था, कोई केस चल रहा था, लेकिन
केस में किसी एक बंदे का कोई लेना देना नहीं था, उसको जबरदस्ती केस के अंदर धकेल दिया गया, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन, पर्सनल फ्रीडम को नुकसान हुआ, तो ये भी क्या है, एक तरह से टॉर्ट है। किसी को क्या करना, नर्वस शोक देना, किसी के साथ नर्वस शोक देना, किसी को, जैसे किसी को बुली करना, किसी के साथ कोई फिजिकल इंजरी करना। आप जैसे किसी के साथ वो कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाके आप वो रैगिंग वगैरह होती है जो कि इलीगल है, आप करते हो, किसी के साथ बुली करते हो, किसी को मजाक उड़ाते हो, जिसकी वजह से वो नर्वस क्या हो रहा है, नर्वस होता जा रहा है, उसको नर्वस शोक आ रहे हैं। तो अगर ये भी किसी के साथ अगर आप कर रहे हो तो वो भी क्या है, एक तरह से टोट माना जाएगा। अब आता है डिफेमेशन। आप किसी की रेपुटेशन पर क्या कर रहे हो, अटैक कर रहे हो। डिफेमेशन इज अ अटैक ऑन द रेपुटेशन इज पर्सन। आप किसी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, इट मींस डिफेमेशन, आप उसको डिफेमेट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, डिफेमेट कर रहे हो, तो यहाँ भी क्या है, एक तरह से टोट हो गया पर चलता है, ये भी एक तरह से क्या हो गया पर चलता है, टोट हो गया पर चलता है। अब आता है हमारे पास रेमेडी इन टोट। अब टोट के अंदर रेमेडी क्या होती है, रेमेडीज इन टोट, रेमेडी इन टोट। रेमेडी इन टोट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ रेमेडी होती है टोट को लेके। अब बात करते हैं रेमेडी इन टोट की। दो तरह की रेमेडी होती है, एक होती है जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी, एक होती है नॉन जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी के अंदर क्या हो सकता है, थ्री टाइप ऑफ जुडिशियल रेमेडी आर अवेलेबल टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है और उसने कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसने कंप्लेंट फाइल की है कोर्ट के अंदर, ठीक है, वो होती है रेमेडी। प्लेंट फाइल की है जिसने, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। अब इसमें आप तीन तरह से रेमेडी ले सकते हो। पहले डैमेजेस, जो भी आपको नुकसान हुआ उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो। डैमेजेस की भरपाई के लिए कंपनसेशन ले सकते हो कोर्ट से। आपको जितना भी नुकसान हुआ, उस नुकसान के लिए द कोर्ट मे अवॉर्ड डैमेजेस अगेंस्ट द रॉन्ग कॉज टू एनी पर्सन। किसी के साथ कोई गलत हुआ तो उस गलत के अगेंस्ट आपको कोर्ट कह सकती है कि जितना भी आपका नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए जिसने गलत किया है वो आपको क्या करेगा, डैमेज आपको करके यहाँ पर चलेगा, उसकी डैमेजेस की भरपाई करके यहाँ पर चलेगा। दूसरा इंजेक्शन, आप कोर्ट में ये रेमेडी भी ले सकते हो कि कोई पर्सन गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, कोर्ट उस पर्सन को कंपेल कर सकती है कि भाई आप ये काम नहीं करोगे। पर्सन में बी प्रोहिबिटेड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे और टू कंपेल टू डू अ सर्टेन एक्ट अंडर द रेमेडी और इंजेक्शन। और पॉइंट नंबर सी क्या है, स्पेशल restitution of property. A person may be asked to restore a property under the specific restitution of property. किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, तो अब क्या है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि जिसकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती छीना लिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से रिस्टोर कर सकता है, स्पेशल रेस्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रेमेडी में तीन तरह की आपको रेमेडी मिलेगी, डैमेजेस के रूप में मिल सकती है, इंजेक्शन के रूप में मिल सकती है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन के रूप में मिल सकती है। कुछ होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। सबसे पहले आता है सेल्फ डिफेंस। भाई आपको कोई मारने के लिए आया, आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, तो ये क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास, occupier of land or any person with his authority may use reasonable force to prevent tree passing entry or to eject them, but the force should be reasonable for the purpose.
आप क्या कर रहे हो, आपकी जमीन पे कोई दूसरा पर्सन कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको वहां से हटाने के लिए आप फोर्सफुली उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या होता है, प्रिवेंट करना, ट्री पास। उसके बाद क्या है, री एंट्री ऑफ लैंड। पर्सन wrongfully dispose of land may retake possession of land if he can do so in a peaceful and reasonable manner। धोखे से आपसे किसी ने लैंड ले ली आपकी, आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हो, पोजेशन उसका ले सकते हो। रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड का मतलब है इट इज नाइदर अ क्राइम नोर अ टोट फॉर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोसेशन ऑफ कैटल टू टेक इट आइदर पीसफुली। कि भाई अगर कोई गुड है, अगर आप उसको पीसफुली वापस अपना ले रहे हो, आपसे किसी ने गलत तरीके से किसी फ्रॉडुलेंट वे से आपसे कोई गुड ले ली, आप उस गुड को दोबारा से ले सकते हो, तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। आप इन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ना, सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड, अबेटमेंट ऑफ न्यूइसेंस, अबेटमेंट ऑफ न्यूइसेंस, तो ये भी हो क्या पर चल सकता है। एंड डिस्ट्रेस डैमेज फॉरेस्ट, ये सारे का सारा क्या है, डिस्ट्रेस डैमेज फेसेट। तो आप ये चीजें एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है, जो टोट वाला चैप्टर है, यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अभी के लिए थैंक यू सो मच।